ओके गाइस, सो आज का अपना मुद्दा है कि सर हम और आप करने वाले हैं सर बिजनेस स्टडी का फुल रिवीजन। तो ये है हमारे लिए सर एक फुल डे मैराथन जिसके अंदर हम कवर करेंगे सर बिजनेस स्टडी के कम से कम 10 चैप्टर्स। जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे चैप्टर्स का हम करेंगे रिवीजन। ऐसा घबराने का नहीं, हम और आप अगर हैं तो हम मिलके कर लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। शुरू करें सर कहानी, चले सर। सो सबसे पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सर वो है सर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बोलेगा सर चैप्टर का नाम क्या हुआ सर? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो सर, आप ये समझते हो कि अगर हम और आप ये जो मैनेजमेंट वर्ड है अगर इसको समझ लेते हैं तो सर आपका ओवरऑल, अगर मैं बोलूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन को छोड़कर, और एक और ले लेता हूं फाइनेंशियल मार्केट, इन दो चैप्टर्स को छोड़कर बाकी सारे चैप्टर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सर किससे? मैनेजमेंट वर्ड से। तो सबसे पहले हम और आप मेहनत करेंगे सर इस वर्ड के ऊपर कि सर आखिरकार मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है। तो सर हमने और आपने ऐसे सीखा था रेगुलर सेशंस के अंदर कि सर हमारा एज अ इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं, हमारे और आपके भी कुछ गोल हैं, कुछ मोटिव हैं जिनको हम क्या करना चाहते हैं? अचीव करना चाहते हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल होते हैं, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉफिट से रिलेटेड हो, या अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका अपना एक सोशल कॉज होगा जिसके थ्रू वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। उस गोल को, उस मोटिव को, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी, कुछ सिक्वेंशियल एक्टिविटीज को हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म करना पड़ेगा। उन सिक्वेंशियल एक्टिविटीज को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। और प्रोसेस ही क्या कहलाएगी सर? हमारी मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज अ process of getting things done with the aim of achieving organizational goal। मतलब सर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम जो भी प्रोसेस फॉलो करेंगे उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? बोलने का, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं सर? मैनेजमेंट। लेकिन मैनेजमेंट ने साथ में हमको एक बात और बोली। क्या बोला सर? कि जब भी हम हमारे गोल को अचीव करने जाएंगे हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला इफेक्टिवनेस और दूसरा एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस किसकी बात करता है सर? टाइम की। एफिशिएंसी किसकी बात करता है सर? मतलब जब मैं अपने गोल को अचीव करने जाऊंगा तो मुझे यह ध्यान रखना है कि मैं अपना गोल अचीव करूं विद अ मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। देखो सर, हर एक काम को करने की मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट होती है। अगर मैं वो काम उस मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में कर पाया, इसका मतलब मैं क्या हूं सर? एफिशिएंट हूं। और सर हर एक काम को करने का एक टाइम भी होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम। भाई आपको अभी 12th क्लास कंप्लीट करनी है बोलने का। अब अगर कोई बच्चा बोले सर मेरे को 12th क्लास में 95% चाहिए, मैं उसको बोलूं बेटा 95 आ जाएंगे, लेकिन तेरे को ना क्लास 12th एक बार नहीं 2 बार करनी पड़ेगी। तो आप मेरे से बोलोगे कि क्यों सर 95 क्या एक साल में पॉसिबल नहीं है क्या? तो बोलो है कि नहीं है? अगर एक साल में पॉसिबल है तो मुझे कितने में लाना है फिर? अगर कोई बच्चा 2 साल में लेकर आए तो फिर गोल तो अचीव हो गया लेकिन आप इफेक्टिव। तो सर मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जो केवल और केवल गोल के अचीवमेंट पर फोकस नहीं करता है, बल्कि साथ में किसकी बात करेगा सर? बोलने का, टाइम की भी और कॉस्ट की भी। मतलब सर कोई भी गोल को अचीव करना विद मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट एंड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो इसका मतलब सर आप क्या हो? बोलने का सर, आप इफेक्टिव भी हो और आप एफिशिएंट भी हो। और मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की खासियत यही है कि सर हमें इफेक्टिव भी होना है, हमें एफिशिएंट भी होना है बोलने का। अब जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो मिस्टर एक्स हैं जो किसी कंपनी के ना प्रोडक्शन मैनेजर हैं। कंपनी ने टारगेट दिया उनको कि आपको एक महीने के अंदर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। कितनी यूनिट्स बनाना है उनको? 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। कितना टाइम दिया गया? 1 महीने का। कितना टाइम दिया गया सर? तो विद इन अ मंथ उनको कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है सर? 100। उन्हें बोला गया कि सर एक यूनिट की जो कॉस्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 120 रुपीज पर यूनिट। बोलने का, कितनी आनी चाहिए सर? 120 रुपीज पर यूनिट। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया सर? कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लेबर हायर कर दी, और एक्स्ट्रा लेबर हायर करने के चक्कर में थोड़ा सा लेबर उनकी क्या हो गई? महंगी हो गई। सो उन्होंने एक महीने के अंदर 100 यूनिट्स तो प्रोड्यूस कर दी, बट पर यूनिट की जो कॉस्ट आई वो आ गई उनकी 150 रुपीज पर यूनिट। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए मिस्टर एक्स इफेक्टिव हैं या नहीं है? बोलेगा सर मिस्टर एक्स इफेक्टिव हैं या नहीं है?
द करेक्ट आंसर इज हैं, क्योंकि इफेक्टिवनेस बात करता है टाइम की, तो उन्होंने 1 महीने का टारगेट 1 महीने में खत्म, इसलिए वो इफेक्टिव है। अब देखो सर 1 नंबर का क्वेश्चन है, अब तुम्हारे मन में जो मैं समझ रहा हूं एक कीड़ा आ रहा है कि सर एफिशिएंट नहीं है। 1 नंबर में उन्होंने केवल इफेक्टिवनेस ही पूछा ना, तो आप इफेक्टिव लिखोगे कि सर इफेक्टिव है बिकॉज ही इज कंप्लीटिंग द गिवन टारगेट इन अ गिवन पीरियड ऑफ। अब आप चाहें तो फुल स्टॉप लगाकर लिख सकते हैं बट ही इज नॉट एफिशिएंट, लेकिन एफिशिएंट को समझाने की जरूरत, क्योंकि आप समझा भी दोगे तब भी 1 नंबर ही मिलेगा जो इफेक्टिवनेस पर ऑलरेडी मिल चुका। तो आपको यह भी समझना है कि अननेसेसरी ज्ञान देने से कुछ काम बनने वाला, तो इसलिए उससे बचने का, दिल की संतुष्टि के लिए आप इतना लिख दो कि यस बट ही इज नॉट एफिशिएंट, इतना आप चाहो तो लिख सकते हो। क्वेश्चन में प्लीज मेक श्योर ये फोकस करिए कि वो इफेक्टिवनेस पूछ रहा है या जो पूछ रहा है पहला जवाब उसी का आना। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ें क्या सर? अरे बोलो, चलो सर अब आ जाते हैं सर फीचर्स के ऊपर। सर फीचर्स हो या कैरेक्टरिस्टिक्स हो, दोनों बातें मैंने आपको ये सिखाया था सर। फीचर्स आपकी किस चीज में हेल्प करते हैं? किसी भी कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने में। अच्छा, मतलब आपको यहां से एक बात समझ में आनी चाहिए कि सर जब भी कभी अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए और वो तुमसे क्या बोले, आइडेंटिफाई दी कॉन्सेप्ट, तो आप किसकी हेल्प से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? बोलने का। सर मैं आपको ऐसे सिखाता हूं फनी वे में, मैंने आपको सिखाया था कि अगर कल को मैनेजमेंट इंसान है मान लो, और कल को वो तुम्हें मिल जाए, तो ऐसी क्या बातें हैं जिनको देखकर आप पहचानोगे और उसको बोलोगे अच्छा तुम तो मैनेजमेंट हो। तो सबसे पहला फीचर क्या था सर? मैनेजमेंट क्या है सर? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होने का मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो फोकस करती है अचीवमेंट ऑफ गोल्स पर। इसका पूरा फोकस किस पर है सर? गोल्स को अचीव करने में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है सर? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बोलो डन क्या? सेकंड आइए सर, इट इज ऑल, मतलब सर ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कॉमन है, चाहे आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे साइज के हिसाब से आपका स्मॉल हो, लार्ज हो, मीडियम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैनेजमेंट सबकी जरूरत है, मैनेजमेंट तो सबको चाहिए ही चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परवेसिव इन नेचर। अरे बोलने का। तीसरा क्या लेगा सर? अब देखो सर इसको सुनने का और समझने का, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सर कि मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है। आप इसको ऐसे समझो कि सर जब भी आप काम करते हो किसी सिंगल डायरेक्शन में, तो आपको सिंगल डायरेक्शन वाला आदमी बोला जाएगा, लेकिन आप मल्टी, एक होता है ना मल्टीटास्किंग आदमी है, एक साथ बहुत सारे काम कर लेता है, वैसे ही बेटा मैनेजमेंट भी बेटा मल्टीटास्किंग है। ये एक डायरेक्शन में काम नहीं करता, एक से ज्यादा डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल। जितना भी आपको यहां रेड रेड इंक ये कलर में दिख रहा है ना, रेड इंक में, उसको बस सिंपल सा क्या करने का, उसको हाईलाइट करके रखने का, उसको सर्कल करके रख लेने का। ये पूरी लैंग्वेज कहां की है सर? एनसीईआरटी की है। तो आप साथ में अगर एनसीईआरटी भी रखोगे तो सर सिंपल सा क्या करने का, जो मैं यहां पर रेड इंक में लिखा हुआ हूं बस उसको हाईलाइट करते जाइए, ये आपकी बहुत हेल्प कर देगा। बोलो डन क्या? सर कितने डायमेंशंस होते हैं मैनेजमेंट के? 3। सबसे पहला डायमेंशन कौन सा है? वर्क, दूसरा पीपल, और तीसरा ऑपरेशंस। अब सर इसकी लैंग्वेज आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल को इनमें से कोई भी डायमेंशन पूछ ले तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि गिवन केस स्टडी में कौन सा डायमेंशन की चर्चा हो रही है। इसलिए सर इसको ना बहुत आराम से, बहुत ध्यान से पढ़ने का। सर वर्क का मतलब क्या बोला गया? देखो, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क, मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इनटू। देखो सर हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ काम करने के लिए एग्जिस्ट करता है। अपन यहां एग्जिस्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। अरे बोलने का। तो आप अपने काम के थ्रू ही अपने गोल तक पहुंच सकते हो। बोलने का। अगर मुझे मान लो ऑर्गेनाइजेशन को ना 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो क्या लगता है एक दिन में 100 करोड़ का हो जाएगा क्या? या थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद से ही घड़ा? तो जो बूंद बूंद है वो क्या है सर? वर्क है। और उस बूंद बूंद से ही आप अपने घड़े को भरोगे, मतलब अपना गोल अचीव करोगे। तो उस वर्क को मैनेज करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ। अगर आप अपने एक्टिविटीज को मैनेज कर पाए तो आप अपने गोल तक आराम से पहुंच जाओगे, क्योंकि सर अगर गोल तक पहुंचना है तो वर्क के थ्रू काम करके ही गोल तक।
अभी आपका अगर पर्पज है सर मेरे को 95 चाहिए, तो रात को सोओगे सुबह उठोगे तो 95 आने वाले नहीं है सर। आपको पूरे साल मेहनत करनी, छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, तब जाकर सर हम उस गोल तक पहुंच सकते। तो जो आपके वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो ही क्या है सर, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा क्या लेगा सर, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सर ऑब्वियस सी बात है सर, हमें करना क्या है वो हमें पता है, लेकिन करने वाले भी तो होने चाहिए, लोग भी तो होना चाहिए, विच इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स, विच इज कॉल्ड पीपल। सर जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की सर सबसे ग्रेटेस्ट असेट होती है, हमें उसको भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। अरे बोलने का, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। बोलने का, आगे बढ़ा जाए, बोलो आगे बढ़े सर। तीसरा क्या लिखा देखो, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सर काम और ऑपरेशन में कंफ्यूज नहीं होने का सर, काम और ऑपरेशन में कंफ्यूज नहीं होने का सर। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। सर मैनेजमेंट ऑफ वर्क आपको क्या बोल रहा था कि कुछ ना कुछ काम करने के लिए तो आप एग्जिस्ट करते ही हो। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो या तो सर उसका कुछ गुड्स होगा जो वो सप्लाई करेगा, या तो उसकी कोई सर्विस होगी। उस गुड्स को और उस सर्विस को मैनेज करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखो क्या लिखा, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम बेसिक प्रोडक्ट्स और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू। अगर सर आपको सरवाइव करना है तो देखो आपका जो बेसिक प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज हैं, आपको वो सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, वो गुड्स बेचने पड़ेंगे, तब जाकर प्रॉफिट आएगा और तब जाकर आपका सर्वाइवल। सर सरवाइव करने के लिए कम से कम इतनी रेवेन्यू तो कमानी पड़ेगी ना कि कॉस्ट रिकवर। अगर खर्चे ही नहीं निकलेंगे तो क्या सरवाइव कर पाओगे क्या? और अगर आपको अपने खर्चे रिकवर करने हैं तो या तो जो प्रोडक्ट आप बेचते हो वो प्रोडक्ट बेचो, या जो सर्विसेज आप देते हो वो सर्विसेज प्रोवाइड, उसके बिना आप सरवाइव। तो उस बेसिक प्रोडक्ट को या उस सर्विस को मैनेज करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो बताओ सर मैनेजमेंट के कितने डायमेंशन हो गए, कौन कौन से सर? वर्क, पीपल और मामला खत्म। आगे आ जाते हैं सर। चलो सर नेक्स्ट क्या लेगा सर, ये तो सबका फेवरेट है, मैनेजमेंट इज अ। अच्छा कॉन्टिन्यूस फंक्शन को आप समझो सर, मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं? 5। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अरे बोलने का, अब ये जो 5 फंक्शंस होते हैं ना, मैनेजमेंट यही 5 काम करता है, और मैनेजमेंट ये पांचों काम कॉन्टिन्यूस बेसिस पर करता है। और क्योंकि मैनेजमेंट के द्वारा किए जाने वाले फंक्शंस कॉन्टिन्यूस बेसिस पर परफॉर्म होते हैं, इसीलिए फिल इन द ब्लैंक, इसीलिए मैनेजमेंट भी। अरे बोलने का, ऐसा समझो मैं मैनेजमेंट हूं और मैं 5 काम करता हूं, और मैं ये जो 5 काम करता हूं ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पर करता हूं, तो बाय डिफॉल्ट मेरे काम ही कॉन्टिन्यूस हैं, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा? बस वही लिखा है सर। अरे बोलने का सर, मैनेजमेंट सर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। बोलने का, चलो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्यों सर मैनेजमेंट में सर बहुत सारे लोग आने वाले? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्स इंडिविजुअल हैं, उनकी अपनी डिफरेंट नीड्स हैं, लेकिन अगर हमें सर गोल तक पहुंचना है तो सर सबके एफर्ट को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यूनाइट करना। आपके कितने सब्जेक्ट हैं सर? 5। क्या पांचों का सिलेबस सेम है या अलग अलग है? लेकिन सर अगर 95 तक पहुंचना है तो पांचों का सही मार्क्स लाना जरूरी है। बोलने का वही होता है सर। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। द वर्ड डायनामिक मींस एवर चेंजिंग, एक ऐसी चीज जो हमेशा बदलती रहती है। आपका सिलेबस का एक चैप्टर है जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, और बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमने और आपने सीखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर कैसा होता है? डायनामिक, एवर चेंज, हमेशा बदलता रहता है। और हम और आप जिस तरीके से अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट होते हैं, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन भी अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट पर क्या है? डिपेंडेंट है। अगर बीइंग अ बिजनेस आपको सरवाइव करना है, आपको ग्रो करना है, तो आपको अपने एनवायरनमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अब क्योंकि एनवायरनमेंट का नेचर ऐसा है कि वो बदलता रहता है, वो चेंज होता रहेगा। अब अगर एनवायरनमेंट बदलेगा तो अकॉर्डिंगली आपको भी अपने आप को उसके हिसाब से बदलना।
और अगर आपको अपने आप को भी उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा या आप चाहते हैं बदलना, तो आपको अपने अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला नेचर लाना। उसी फ्लेक्सिबिलिटी वाले नेचर को क्या बोलते हैं सर? हमने जो हमारी प्रोसेस है उसको भी क्या बना दिया? डायनामिक। कि हे मैनेजमेंट, जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलेगा अकॉर्डिंगली तुम भी अपने आप को चेंज। अब होगा क्या कि एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, अकॉर्डिंगली प्रोसेस भी बदल जाएगी, तो हम मार्केट में सर सरवाइव कर पाएंगे और मार्केट में हम टिक पाएंगे। तो मैनेजमेंट आपका कैसा होता है सर? डायनामिक नेचर का होता है। अगला क्या लिखा सर? डायनामिक के बाद लास्ट आता है सर, क्योंकि सर मैनेजमेंट देखो सर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। मैनेजमेंट क्या है सर? मैनेजमेंट मियरली एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं। अब सर उसको आप केवल और केवल क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, उसकी प्रेजेंस को। सो मैनेजमेंट क्या है सर? बोलने का मैनेजमेंट क्या है सर? इनटेंजिबल फोर्स है। इसको आप देख नहीं सकते हो, लेकिन आप इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो। सो इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है सर? बोलो, मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है सर? इनटेंजिबल फोर्स। अब सर मेरी बात अगली ध्यान से सुनने का, चाहे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे इंपॉर्टेंस हो, चाहे लिमिटेशंस हो, इनको याद रखने के लिए आपको कोई सीक्वेंस नहीं चाहिए कि फर्स्ट पे ये लिखा था तो यही याद करो, सेकंड, ऐसा कुछ भी। सीक्वेंस में केवल एक ही चीज चाहिए, वो है प्रोसेस। क्योंकि प्रोसेस ऑलवेज सीक्वेंशियल स्टेप्स ही कहलाते हैं, तो उसके आप सीक्वेंस चेंज, बाकी इसके आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद होना चाहिए। बोलो हाँ। एक बार कोशिश करते हैं सर, हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स याद हुए? पहला कैरेक्टर क्या था सर? इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा ऑल परवेसिव। तीसरा मल्टी डायमेंशनल। चौथा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। पांचवा ग्रुप एक्टिविटी। छठवा डायनामिक फंक्शन। और सातवां इनटेंजिबल फोर्स। अब साथ में जब आप ये बोल रहे हो तो आप उसके जो कीवर्ड्स थे ना वो रेड इंक में, बस उनको और याद करते जाओ, साथ में आपका काम हो गया है। क्या यहां तक गेम के अंदर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? पक्का? अरे बोलने का। देखो सर आपको दो चीजें मिल रही हैं, एक तो ये मैराथन में डाल रहा हूं, ये रिवीजन मियरली है। आपको साथ में रेगुलर लेक्चर भी मिल जाएंगे। रेगुलर लेक्चर मतलब इन डेप्थ पूरा चैप्टर। अब वो छोटे छोटे पार्ट में दिया है मैंने कि एक वीडियो मैंने बनाई है 20 मिनट की, तो आप ऐसे 3-4 वीडियो देखोगे 20-20 मिनट की, तो उसमें पूरा चैप्टर मैंने इन डेप्थ पढ़ा रखा है। बोलने का यहां भी ऑल्दो मैं जा तो बहुत कोशिश कर रहा हूं इन डेप्थ ही जाऊं, बट अगर आपको लगता है कहीं बहुत की थोड़ा बहुत नहीं मिल पा रहा है, या आपको लगता है यार थोड़ा और डिटेल में चाहिए था, तो आप रेगुलर उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। डन क्या? ओके सर आगे आ जाएं। चलो मेरा फेवरेट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। सर मैनेजमेंट के पर्पस क्या है? मैनेजमेंट आखिरकार अचीव क्या करना चाहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसके ऑब्जेक्टिव्स। कितने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे? 3। कौन कौन से? सर सबसे पहला था ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल, और तीसरा पर्सनल। आप देखो सर मैं आपको समझाता हूं सर, बिजनेस स्टडी के अंदर आप ना दो तरीके से किसी चीज को समझो। पहला एज अ लेमन लैंग्वेज, केवल फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दूसरा लैंग्वेज। अब अगर आप समझोगे तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आएगी। फिर सबसे पहले समझो सर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट किसके लिए काम करेगा? तो पहला जवाब क्या आ रहा है? खुद के लिए। अरे जिंदगी में अगर मैं कुछ करना चाहूं, मैं चाहता हूं मैं यार लोगों के लिए कुछ करूं, तो लोगों के लिए करने से पहले अगर मैं खुद के लिए ही नहीं कर पाऊं तो लोगों के लिए तो क्या ही करूंगा। सेम सर मैनेजमेंट सबसे पहले किसके बारे में सोचता है? अपने बारे में। वो है सर आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेगा तो दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे क्या? तो इसलिए पहले किसके बारे में सोचने का? तो ऑर्गेनाइजेशन पहले खुद के बारे में सोचता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, वर्कर हैं, उनके बारे में सोचेगा, उसके बाद सोसाइटी के बारे में सोचने का। अरे बोलने का वही 3 ऑब्जेक्टिव है सर। पहले ऑब्जेक्ट का नाम क्या है सर? अरे बोलने का पहला ऑब्जेक्ट है सर ऑर्गेनाइजेशनल। देखो इसमें क्या लिखा सर? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव फॉर। मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है सर? कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स, गोल सेट करे और उन गोल्स को अचीव करने में हेल्प भी करे।
ये आता है सर किसके अंदर बोलने का, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट के अंदर। अब हमने ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर क्लासिफाई कितने में किया था, 3 में। कौन कौन से, एसपीजी सर्वाइवल। अब सुनने का, इसका सीक्वेंस चेंज मत करना, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। सबसे पहले सर्वाइवल ही आता है, उसके बाद प्रॉफिट आता है, और उसके बाद देखो सर, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो आप डे 1 से बेटा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते हो, डे 1 से ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते हो। डे 1 पर आप एक ही चीज सोचोगे, सर्वाइवल, कि सर किसी भी तरीके से हमें मार्केट में टिकना है। एक बार टिक गए तो प्रॉफिट तो हम आगे जाकर कमा ही। और सर सर्वाइवल कैसे चेक होती है सर, कि आपको एटलीस्ट इतनी रेवेन्यू कमाना है कि आपकी कॉस्ट रिकवर, अगर आप इतना कमा रहे हो कि आपके खर्चे रिकवर हो रहे हैं, इसका मतलब आप मार्केट में सरवाइव कर चुके। एक बार सरवाइव कर गए, मार्केट में जम गए, सर एक समय ऐसा आएगा कि आपकी रेवेन्यू जो होगी वो एक्सीड कर जाएगी किससे, और जिस दिन आपकी रेवेन्यू कॉस्ट को ओवरपास कर जाए तो आप ये समझ लो कि आप क्या करने लगे हो, प्रॉफिट कमाने लगे। अब आपको लगता है कि एक काम करते हैं यार, मैं मेरे बिजनेस की ना ऐसी ब्रांचेस खोल देता हूं, मैं एक काम करता हूं प्रोडक्ट ऐड कर देता हूं, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। आप एक्सपांशन करना चाह रहे हो, ब्रांचेस खोल दो, नए नए आउटलेट खोल दो, नए नए प्रोडक्ट्स ऐड कर दो। ये सारी चीजें क्या है सर, ये ग्रोथ है। ये सारी चीजें सर क्या है, ग्रोथ है। तो सबसे पहले सर्वाइवल, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद ये तीनों मिलकर बनता है ऑर्गेनाइजेशनल। चलो अब ऑर्गेनाइजेशन ने सर अपने बारे में सोच लिया, अब किसका नंबर आएगा सर बोलेगा, अब आएगा सर सोसाइटी की बात कर लेते हैं सर। सोशल ऑब्जेक्ट, क्रिएशन ऑफ बेनिफिट। सर सिंपल लाइन क्या लिखी है सर, क्रिएशन ऑफ। देखो सर, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ना गोल शॉर्ट टर्म है या इफ यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग टर्म, आपको सोशल बेनिफिट तो क्रिएट करना। अगर आप कोई बेनिफिट सोसाइटी को क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो सर लॉन्ग टर्म में बिजनेस नहीं चल पाएगा। बेसिकली आप सोचो, अगर मैं बोलूं कि आपने ना सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है या सोसाइटी के लिए कोई बेनिफिट क्रिएट करना है, तो बीइंग अ बिजनेस आप क्या कर सकते हो सोसाइटी के लिए, बीइंग अ बिजनेस आप क्या कर सकते हो सोसाइटी के लिए बोलेगा, सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हो सर। हाँ, सबसे पहला सर आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकते हो, पहला काम, आप अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दो। दूसरा सर फेयर प्राइजेस में दो, अच्छी प्राइजेस में दो। तीसरा आप पॉल्यूशन क्रिएट मत करो। ये सारे आप बेनिफिट क्रिएट कर रहे हो टुवर्ड्स सोसाइटी, और यही आपके सोशल ऑब्जेक्ट के अंदर आता। क्या बात समझ में आ रही। थर्ड क्या लिखा सर बोलेगा, थर्ड क्या लिखा सर, थर्ड लिखा है सर पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट में किसकी बात करने का, एम्प्लॉइज की बात करने का। क्योंकि सर आपके यहां जो भी वर्कर्स हैं, आपके यहां जो भी एम्प्लॉइज आए हैं सर, उनके अपने कुछ पर्सनल गोल हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं जिनको वो अचीव करना। तो आपने उन एम्प्लॉइज से, उन वर्कर से एक वादा किया है कि हे एम्प्लॉय, हे वर्कर, तुम पूरी मेहनत किसके लिए करो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, और तुम्हारे जो पर्सनल गोल हैं उनका ध्यान। तो आपने जो वादा किया था वो निभाना, तो वो कहां निभा रहे हो, पर्सनल ऑब्जेक्ट के अंदर। अरे बोले का, अरे बोलो, क्या यहां तक मामला क्लियर है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है सर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, आगे आ जाता है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ। अच्छा, फीचर्स और इंपॉर्टेंस में डिफरेंस तो समझते होगे, रेगुलर क्लासेस के अंदर अपन ने बहुत चर्चा की। अरे बोलने का सर, कोई बच्चा बोले, कोई ऑर्गेनाइजेशन बोले कि सर मैं समझ गया मैनेजमेंट क्या है, मैं समझ गया मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं मैनेजमेंट फॉलो क्यों करूं। तो उसके रिटर्न में आप जो उसको आंसर दोगे वो क्या कहलाएंगे उसके, एक बार पढ़ने का सर। पहला क्या लिखा, पहला क्या लिखा मालिक, कि भैया मैनेजमेंट वो चीज है, मैनेजमेंट वो प्रोसेस है, मैनेजमेंट वो कॉन्सेप्ट है जो आपके ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प। अच्छा आप सोचकर देखो, थोड़ा सा लॉजिक बिठाओ। फीचर्स में वो बता रहा था कि मैं कौन हूं, है ना, उसने बताया था मैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हूं,
और अगर मैं मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा क्योंकि वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो वो मेरे गोल को अचीव करने में मेरी हेल्प, वही लिखा है देखो। अरे बोलने का पक्का। आगे सेकंड क्या लिखा सर? क्योंकि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। भैया मैनेजमेंट का तो साथ ही दो लोगों के साथ है, इफेक्टिवनेस और, तो अगर मैं मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा तो बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर भी क्या आएगी? एफिशिएंसी। मैं कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करूंगा। अगला क्या लिखा सर? मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है? डायनामिक। और अगर उसको फॉलो किया तो तुम भी कैसे हो जाओगे? वही लिखा देखो, मैनेजमेंट क्रिएट करेगा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्या लिखा सर? अब भी आया था ना ऑब्जेक्टिव में अरे आया था, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ही होता है सर पर्सनल ऑब्जेक्ट को अचीव, तो वो आपकी हेल्प करेगा। और अगला सोशल ऑब्जेक्टिव, अरे बोलने का, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी आपकी क्या करेगा? हेल्प करने वाला है। बोलो मालिक, यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, डाउट? आगे बढ़े। अरे बोलेगा, यहां तक कोई दिक्कत? सर अभी तक क्या क्या सीखा हमने? मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट के, तो अभी तक इस चैप्टर की हमने 4 चीजें कंप्लीट कर ली हैं मियरली 24 मिनट्स के अंदर। क्या बात समझ में आ रही? मैक्सिमम भी अगर मैं लूंगा तो आपको डिपेंड ऑन दी चैप्टर का साइज, अगर फिर भी बोलूं तो 50 मिनट के अंदर एक चैप्टर खत्म कर लेंगे। डन क्या? क्यों? क्योंकि रेगुलर जो इसके लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं, तो आपको अगर बहुत इन डेप्थ पढ़ना है या मतलब ऐसे पहली बार पढ़ रहे हो तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। ओके सर, आगे बढ़े क्या? चलो मालिक, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। वो है सर नेचर ऑफ। अच्छा आप सोच कर देखो, हमारे साथ, आपके साथ जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता है कि हमारी जिंदगी में कोई एक आता है, अरे मैं कोई एक मतलब कोई दोस्त की बात कर रहा हूं, कोई ऐसा पर्सन आता है जिसको देखकर, जिससे मिलकर तुमको ऐसा लगता है कि यार पता है तुम बिल्कुल उसके जैसे हो। ऐसा होता कि नहीं होता? किसी की बातें सुनकर, किसी का अच्छा बोलने का तरीका, अपन को लगता है यार पता है तुम एग्जैक्टली उसके जैसे लगते हो, उसके जैसे बोलते हो। ये आप जब बोलते हो ना उसके जैसे लगते हो, उसके जैसे बोलते हो, ये आप कैसे बोल पाते हो? आप करते हो कंपैरिजन। आप जिसकी बात कर रहे हो कि यार तुम पता है ना उसके जैसे लगते हो, आपने क्या किया? उसके नेचर को आप जानते हो और आपने इस नए आदमी को देखा, आपने दोनों को कंपेयर किया और आपने पाया हाँ यार तुम तो बिल्कुल शक्ल से भी वैसे ही लग रहे हो, वो भी नालायक है। अरे बोलने का, तो बेसिकली आप क्या करो? दोनों का करते हो। तो यहां पर बेटा हमें और आपको मिलकर यह सीखना है कि आखिरकार मैनेजमेंट किसके जैसा है। मैनेजमेंट का नेचर क्या है सर? क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट साइंस है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो सिंपल क्या करने का, हम जिसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं उसके क्या उठाएंगे? फीचर्स, और उन फीचर्स को किससे मैच करेंगे? मैनेजमेंट से। अगर इसके फीचर मैनेजमेंट के फीचर से क्या हो गए? मैच हो गए, तो हमारी अदालत नतीजे पर पहुंचेगी कि मैनेजमेंट आर्ट के जैसा है। मैच नहीं हुए तो मैनेजमेंट आर्ट के जैसा। सो सिंपल, सो इजी। तो शुरू करें सर। आइए सर, सबसे पहले हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा, वो कर रहे हैं मैनेजमेंट का किसके साथ? आर्ट के साथ। ये आर्ट याद है तुम्हें? ये किसकी आर्ट है? हाँ, ये मजनू भाई की आर्ट है। ये उन्होंने की थी पेंटिंग, बहुत फेमस है ये। चलो शुरू करें सर। सिंपल क्या करने का? पहले आर्ट को समझने का, उसके बाद वही सेम फीचर किस में मिलाएंगे? मैनेजमेंट में। ओके, गॉट इट। आगे बढ़े। आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल। सर स्किलफुल मतलब देखो, आर्ट कोई भी हो सकता है, डांसिंग आर्ट है, सिंगिंग, ये सारी आर्ट होती है, ये सब पर्सनल स्किल है ना, ये स्किल है ना बेसिकली। और इनका एप्लीकेशन कैसा होता है? पर्सनल। पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब समझने का, अगर मान लो किसी को सिंगर बनना है तो उसको याद है वो 7 नोट्स सिखाए जाते हैं, 7 सुर, सारे गामा, याद आ रहा? लेकिन आप मुझे बताओ सर, शुरुआत सीखेंगे सब लोग यही 7 नोट्स ही,
गाएंगे भी 7 नोट्स के हिसाब से, लेकिन गाएंगे सब, अरे बोलने का, अरिजीत सिंह उन 7 नोट्स को यूज ऐसे करते हैं कि अपन का रोना नहीं रोके, और मीका सिंह ऐसे करते हैं कि अपन का हंसना नहीं रोके, अरे बोलने का। तो दोनों ने सीखे तो वो 7 नोट्स ही है ना, लेकिन दोनों का एप्लीकेशन, दोनों ने उनको यूज किया बिल्कुल अलग, अरे बोलने का। तो इसी को बोलते हैं पर्सनल एप्लीकेशन। तो सर वो बोलते हैं कि आर्ट क्या है, एक स्किलफुल चीज है, उसको यूज आप कैसा करोगे, पर्सनल, पर्सन टू पर्सन, उसका एप्लीकेशन क्या है, बिल्कुल अलग अलग होता है। ओके, इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, आप किसी भी आर्ट को कैसे सीख सकते हो, स्किल को कैसे सीख सकते हो सर, स्टडी करके, ऑब्जर्वेशन करके, और देखो आर्ट में तो ऐसा बोला जाता है ना कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एक्सपर्टाइज आता जाएगा, तो एक्सपीरियंस करके भी हो सकता है सर ये। चलो सर, अब अगर ये आर्ट की बात हम कर रहे हैं तो मैंने 3 फीचर्स यहां पर लिख रखे हैं। फीचर नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ, देखो सर कोई भी आर्ट सीखना हो आपको, कोई भी आर्ट सीखना हो आपको, तो कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल चीजें तो आपको सीखनी। जैसे अभी मैंने म्यूजिक का एग्जांपल दिया, आपकी शुरुआत कैसे होगी, थ्योरेटिकल चीजें सीखने से, आपको 7 नोट्स सीखने पड़ेंगे, तब जाकर आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करोगे। तो शुरुआत कैसे होगी सर, थ्योरेटिकल से। तो सर आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता ही है। दूसरा अभी मैंने एग्जांपल दिया, पर्सनलाइज, और तीसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा क्रिएटिव सोचोगे, उतना ज्यादा आप उस आर्ट में क्या हो जाओगे, मास्टर होते। ये 3 फीचर किसके हैं बताओ, आर्ट के। अब इन तीनों को अपन किससे मैच करते हैं, मैनेजमेंट से। अगर तीनों के तीनों मैच हो गए तो फिर अपन क्या बोलेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है, अदरवाइज आर्ट। मुझे बताओ सर, अगर आपको मैनेजर बनना है या मैनेजमेंट सीखना है तो शुरुआत क्या थ्योरेटिकल नॉलेज से होगी। सबसे पहले कुछ तो ज्ञान थ्योरेटिकल लेना पड़ेगा, भाई बिजनेस क्या होता है प्रॉफिट क्या, लॉस क्या, ये बेसिक चीजें तो समझनी। तो मतलब मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता। दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, सर हर एक मैनेजर के सामने सिचुएशन सेम ही आती है, लेकिन हर आदमी उसको टैकल करता है अपने तरीके से। याद आ रहा है कोविड, किसी के लिए वो बहुत बड़ी थ्रेट थी, तो किसी ने उसको क्या बनाया, तो सिचुएशन एक, सॉल्यूशन अनेक। डिफरेंट पर्सन टेकिंग दी डिफरेंट वेज ना, अपने अपने तरीके से अपना आदमी अलग अलग उसको हैंडल कर रहा है, उसको बोलते हैं सर पर्सनलाइज एप्लीकेशन। और तीसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड, देखो मैनेजर जब डे टू डे डिसीजन लेगा ना और एक अच्छा टाइम वो बिजनेस में बिताएगा तो धीरे धीरे वो क्या बनता जाएगा, उसका एक्सपर्ट। एक मैनेजर जितना क्रिएटिव सोचेगा, ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा ग्रो करेगा। तो सर मैनेजमेंट में भी आपको प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी तो दिखानी। मतलब अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आर्ट के तीनों फीचर मैनेजमेंट में पाए जाते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, बोलने का, मैनेजमेंट क्या है सर। अब मैंने यहां पर आपका ना ये कंपैरिजन लिख रखा है, ये मैंने आपका यहां पर कंपैरिजन लिख रखा है, एक बार आप देख सकते हो सर। बोलो मालिक। देखो यहां पर अगर मैं तीनों आपको दिखाऊं तो देखो पहले लिखा है बोलो डन, क्या बोलो डन, आगे बढ़े। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं। दूसरा अब किससे कंपेयर करने का, साइंस से। साइंस का पहला फीचर क्या लिखा सर, सर आप समझो ना, साइंस के पास तो हर चीज का लॉजिक है, बिना लॉजिक के तो ये चलते ही नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ। अच्छा सोच कर देखो, अभी बारिश होने लगे तो कॉमर्स वाला बंदा क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, कॉमर्स वाला बंदा ही नहीं बोले बारिश हो रही, कॉमर्स वाला बंदा आज मौसम बेईमान है बड़ा, यही बोलेगा है। फिर उसको किसी की याद आने लगेगी, हाँ फिर उसको किसी की याद आने लगेगी, अरे बोलेगा। लेकिन साइंस वाला बंदा क्या सोचेगा कि यार इस मौसम में बारिश, आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ, अरे बोलेगा। वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढेगा कि अगर इस मौसम में बारिश हो रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह है। अच्छा सोचो, वो वजह ढूंढेगा,
फिर बोलेगा कि वहां पर कहीं तो ऐसा कुछ हुआ होगा, उसकी वजह से फलाना बेल्ट वो बना, ऐसा कुछ होता है ना साइंस में। आप समझे मैंने साइंस क्यों नहीं लिया? जबकि कॉमर्स वाला बंदा क्या सोचेगा, मेरा यार हंस रहा है। आप समझ रहे हो? इसीलिए साइंस को क्या बोलते हैं सर? क्योंकि ये फोकस किस पर करते हैं सर? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। भैया इनकी कहानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे ही चलती है। वो ऐसा कुछ भी नहीं मान लेते हैं कि भगवान की इच्छा होगी। समझ रहे हो? कॉमर्स वाला बंदा तो यही सोच के छोड़ देगा कि हो सकता है भगवान ने टोटी खुली छोड़ दी हो, टंकी जो है भर गई होगी, और उनकी जो मशीन है कि तुम्हारी पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें, वो मशीन काम नहीं कर रही होगी। कॉमर्स वाला बंदा देखो कुछ भी सोच लेता है, क्योंकि हम होते ही क्यूट हैं। चलो सर, तो पहला क्या लिखा सर? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा सर, साइंस के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए, जब भी प्रिंसिपल की याद आए बेटा, न्यूटन लाला को याद करने का, अरे बोलेगा सर जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए इनको क्या किया गया होगा सर? एक्सपेरिमेंट किया गया। अरे बोलेगा न्यूटन ऐसे पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा तो तुरंत थोड़ी लिख दिया उसने ग्रेविटेशन फोर्स, उसने फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए होंगे। अरे बोलेगा वो कहीं पर ऊपर गया होगा, ऊपर से उसने दो चार सामान फेंके होंगे, एक आध आदमी फेंक दिया होगा, उसने देखा सब नीचे ही, तो वहां पर उसने कहीं ना कहीं इन्वेंट किया कि यार कोई तो एक ऐसा फोर्स है जो ऊपर वाली गिरती हुई चीजों को नीचे। अरे बोलेगा, अरे बोलेगा तो सर जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तीसरा, अरे बोलेगा यूनिवर्सल। सर जो भी प्रिंसिपल साइंस के डेवलप किए गए ये यूनिवर्सल क्या है? वैलिड हैं। यूनिवर्सल इनकी एप्लीकेबिलिटी है। ग्रेविटेशन फोर्स इंडिया में थोड़ी आया था, इन्वेंशन तो हुआ बाहर, बट एप्लीकेबल तो पूरे वर्ल्ड वाइड है। यूनिवर्सल वैलिड भी है और यूनिवर्सल एप्लीकेबल भी है, दोनों बातें सर सुनने का। बोलो डन। अब ये तीनों फीचर मिलाओ किससे सर? कंक्लूजन पढ़ो एक बार। As the principle of management are not exact as the principle of, क्या बोलते हैं सर? कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स के जैसे नहीं होते हैं। क्योंकि देखो हमारे प्रिंसिपल्स तो बेटा ह्यूमन बेस्ड है ना। हमारे प्रिंसिपल किसके लिए बनाए गए? ह्यूमन बिहेवियर के लिए, जो कि कैसा होता है? हेट्रो। अरे डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट बिहेवियर, तो हेट्रोजीनियस होता है। सो इट मे बी कॉल्ड एज, इसीलिए मैनेजमेंट को सर क्या बोला जाता है? इन एग्जैक्ट साइंस। इन एग्जैक्ट मतलब जो एग्जैक्टली साइंस के जैसा। अरे बोलने का पक्का। आगे बढ़ते हैं सर। तीसरा, थर्ड, मैनेजमेंट एज। तो चलो भैया अब मैनेजमेंट को कंपेयर करो सर किससे? प्रोफेशन से। करें क्या? करते हैं सर। क्या लिखा देखो, सबसे पहला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ। सर इसका क्या मतलब होता है वेल डिफाइंड बॉडी? ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन दैट कैन बी। अगर अपन बात करते हैं सर सीए एज अ प्रोफेशन, आपको पता है सीए की पूरी प्रोसेस प्रॉपर है कि सर सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फाउंडेशन दोगे, उसके बाद इंटर, उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद डिफरेंट ट्रेनिंग्स, उसके बाद फाइनल, तब जाकर अरे बोलेगा आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बनोगे। अरे क्या बोलते हो? पक्का क्या? अरे बोलेगा क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हेलो? हाँ, तो सर इसलिए उसको क्या बोला जाता है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ। अगर आपको सर सीए बनना है तो ये पूरी जो प्रोसेस है, ये जो उनका पूरा एक सिस्टम है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके सर, सेकंड क्या लिखा सर? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री? अगर आप सोचकर देखो, आपने सीए की डिग्री एक्वायर नहीं करी तो क्या आप अपने आप को सीए बोल सकते हो क्या? द आंसर इज नो। मतलब सर अगर आपको उस प्रोफेशन का हिस्सा बनना है तो वो रिस्पेक्टिव डिग्री आपको एक्वायर करनी, उनकी वो रिस्पेक्टिव प्रोसेस फॉलो करनी। मतलब ऐसा कोई आता जाता आदमी अपने आप को ऐसा सीए बोल दे, ऐसा अलाउ? एंट्री क्या है सर? ओनली वीआईपीज। समझ रहे हो? ये वीआईपी गेट है, गेट नंबर 5 कहां गया?
ये गेट नंबर 5 है। गेट नंबर 5 पता है तुम्हें कहाँ है? उससे पूछो कहाँ है बेटा। हाँ हाँ, गेट नंबर 5 ना वृंदावन में है, और गेट नंबर 5 जो है वो वीआईपी गेट है। तो प्रोफेशन क्या है सर? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। इस गेट में सारे लोग, जितने लोग आते हैं ना सर, वो जिगर वाले होते हैं। अरे बोलने का, जिनको ऐसा खतरों से खेलने का शौक है, आओ सर आगे आ जाते हैं। सर थर्ड क्या लेगा सर? प्रोफेशनल एसोसिएशन। सर आप देखो ना, हर एक प्रोफेशन का अपना कुछ ना कुछ एक एसोसिएशन है। अरे बोलने का, अरे होता है कि नहीं होता? ऑल प्रोफेशन आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे सीए वालों का क्या है सर? आईसीएआई। बीइंग अ प्रोफेशनल मैं उससे क्या हूं, कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हूं, और आई थिंक आईसीएआई ही मेरी पहचान है, क्योंकि आई एम द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अरे बोलने का, और गर्व है कि अपन वीआईपी गेट वाले हैं। चलो नेक्स्ट बेटा, एथिकल कोड ऑफ। देखो सर, हर एक प्रोफेशन अपने मेंबर्स के लिए सर कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट इशू करता है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। बीइंग अ प्रोफेशनल, जब आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे तो आपको उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। उनको बोलते हैं सर एथिकल कोड ऑफ। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीआई ने हमको भी दे रखे हैं, और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन आई एम गिविंग द सर्विसेज ऑफ सीए, मैं उन रूल्स एंड रेगुलेशन को इग्नोर नहीं कर सकता हूं, मुझे वो फॉलो करने। अरे बोलने का, अरे बोलने का। जैसे अगर मान लो मैं बेटा कहीं जॉब कर रहा हूं, मान लो मैं कहीं एम्प्लॉयमेंट में हूं, तो फिर बेटा मैं अपना साथ में ये सोचूं कि मैं नौकरी भी करूं, जॉब भी करूं, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी ले लूं। ये अलाउ, या तो आप सीओपी होल्ड कर सकते हो या आप एम्प्लॉयमेंट में, ये रूल है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर लिखा है। हर एक प्रोफेशन के अंदर बेटा कोड ऑफ कंडक्ट होता ही है। बोलो डन क्या? नेक्स्ट क्या लिखा सर? बोलो नेक्स्ट क्या लिखा सर? सर्विस मोटिव। भाई प्रोफेशन का काम क्या है? सर्विसेज देना। ये सारे फीचर्स किसके थे? प्रोफेशन के। अब सर कंक्लूजन पर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे काम का यही है राजा। एक बार सारे बच्चे बेटा कंक्लूजन को पढ़ेंगे, और कंक्लूजन को पढ़कर बताएंगे कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन के जैसा है या नहीं है। बोलो। पढ़ ले बेटा पढ़ ले। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये जिंदगी है साहब इधर जाने का। और मेरे बच्चे किसी से इश्क कर, मेरे बच्चे किसी से इश्क कर, लेकिन इश्क में हद से गुजर जाने का। ये जितने लोगों ने तालियां बजाई हैं ये समझ गए हैं कि मैं उनसे ही कह रहा हूं। बच्चा इधर साइड बोल रहा है बीएस को कि बीएस बुलाती है मगर देखो बच्चा अपने मतलब की बात ढूंढ ही लेता है, ये बच्चे की खासियत है। चलो आगे बढ़े क्या? सर बढ़ना ही चाहिए। चलो क्या क्या कंक्लूजन आया? क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन के जैसा है क्या? द आंसर इज नो। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि हम उस राह पर हैं कि हम बहुत जल्दी प्रोफेशन बन जाएंगे, बट अभी तक तो ओके। आगे बढ़े क्या? अब इसमें एक चीज ध्यान रखना जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में, सर प्रोफेशन के वो कौन से फीचर्स हैं जो मैनेजमेंट में नहीं पाए, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, एक तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और एथिकल कोड ऑफ, ऐसे फीचर्स हैं सर जो प्रोफेशन में तो हैं लेकिन बोलेगा मैनेजमेंट में। अभी तक मैनेजमेंट के सच कोई एथिकल कोड, प्रिस्क्राइब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, और मैनेजर तो कोई भी बन सकता है। यश को भी बना दो तुम, उधर उधर यश बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो आप? चलो नेक्स्ट चले। अरे बोलेगा नेक्स्ट आता है सर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं सर? कौन कौन से सर? टॉप
मिडिल। अब सर देखो, एक क्वेश्चन जो सीबीएसई को बहुत पसंद है यार, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, एक केस बेस्ड क्वेश्चन, और आपसे बोलेंगे कि कोई कंपनी है, उसमें मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स कंपनी के अंदर ये फंक्शंस परफॉर्म, आप बताइए वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम। तो आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा, वो बोलेंगे इसके बी पार्ट में कि जो भी आपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई किया है उसके कोई 4 फंक्शंस लिखिए। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पता नहीं बहुत मोहब्बत है इस क्वेश्चन से तुम्हारे सीबीएसई को। तो अगर उनको मोहब्बत है तो मोहब्बत हमें भी करनी क्वेश्चन से। ऐसा रुकने का फुल स्टॉप लगा लिया करो। तुम इतना रिकॉर्ड कर लो कि सर ने बोला था मोहब्बत करनी पड़ेगी, है घर पे जाके सुनाओ, देख लो मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं। जो हमारे टीचर बोल रहे, देखो मैं कितना ओबीडियंट बच्चा हूं, हैं मैं गुरु की बात कैसे टाल सकता हूं। ओके सर, आइए पहला क्या है सर, अरे बोलेगा सबसे पहला लेवल क्या है बेटा, टॉप। चलो टॉप मैनेजमेंट सर क्या करता है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे सर, सबसे पहला जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कहां पर आते हैं सर, अरे बोलेगा कहां पर आते हैं सर, टॉप में। मतलब सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल है, जो ग्रोथ है, जो एक्सपेंशन है, इसके लिए जो सोचेगा वो कौन है सर, वो होता है सर टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर, वो है सर टॉप लेवल मैनेजर। हमारे घर में जो बड़े लोग हैं, जो अपने घर की कैसे ग्रोथ होगी, कैसे और डेवलपमेंट किया जाए उसके बारे में सोचे, वो कौन है सर, टॉप लेवल वाले लोग हैं। दूसरे कौन से होते हैं सर, देखो इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर आप देखो लॉन्ग टर्म गोल्स, प्रोडक्ट्स, मार्केट, बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग, जॉब लाइक सीईओ, सीएफओ, सीओ, सीटीओ, बीपी मार्केटिंग, ये सारे कहां पर आते हैं सर, ये सारे आते हैं टॉप में। दूसरा कौन सा है सर, देखो मिडिल लेवल वालों का काम क्या है, जो टॉप लेवल ने स्ट्रेटजीज बनाई हैं उनको इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी किसकी है सर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। और तीसरा कौन होता है सर, तुम्हारे घर में तुम, जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे उस एक्सपेरिमेंट में जो चूहा है वो तुम हो। अरे बोलने का भाई, इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, ये इंप्लीमेंट करवाएंगे, अल्टीमेटली फॉलो कौन करेगा, तुम नहीं करना है। देखो टीम लीडर, असिस्टेंट मैनेजर, फोरमैन, शिफ्ट मैनेजर, ये सारे कहां पर आते हैं सर, सारे कहां पे आते हैं सर, लोअर। अच्छा मैंने एक आपको वो बताई थी तुक्का, एक तुक्का बताया था कि कल को एग्जाम में फंस जाओ, वो तुम्हें याद मतलब नहीं समझ में आ रहा कि आंसर क्या होगा, तो तुक्का क्या मारने का, मिडिल लेवल मैनेजमेंट तुक्का मार देने का, क्योंकि ज्यादातर केस में आंसर वही हो जाता है। बोलो डन। अब हम आ गए सर इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन, द सेंस ऑफ। सर वो बोलते हैं कि कोई तो एक ऐसा प्रोसेस है, कोई तो एक ऐसी चीज है जिसके बिना मैनेजमेंट नहीं चल सकता है। देखो एसेंस का मतलब है इंपॉर्टेंट, जिसके बिना मैनेजमेंट नहीं चल पाएगा। उस चीज का, उस प्रोसेस का नाम क्या है सर। अब सर समझते हैं कोऑर्डिनेशन है क्या। वो बोलते हैं सर कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जो सिंक्रोनाइज करेगा डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट। सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का काम अलग है, परचेज वाले का काम, सेल्स वाले का काम, ह्यूमन रिसोर्स वाले का काम, लेकिन सर काम भले अलग हो सकता है लेकिन गोल। तो सर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट फंक्शंस को साथ में लाने का काम, जो प्रोसेस करे, जो फंक्शन करे, उसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन। सर कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना, साथ में लाने का काम करता है। मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं, कौन कौन से सर, पहला कौन सा था, प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये पांचों फंक्शन सेम हैं या अलग अलग हैं, लेकिन अगर गोल अचीव करना है तो इन पांचों को एक साथ लाना। तो इन पांचों को जो प्रोसेस बांधेगी, इंटीग्रेट करेगी, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, लिखा है सर। बोलो सर क्या बात समझ में आई।
पक्का। अब मैंने तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो बताते हैं सर क्या, कि अगर क्वेश्चन में ऐसा चल रहा है ब्लेम गेम, ब्लेम गेम समझते हो, घर में कुछ गलती हो गई, तुम बोलते हो छोटे भाई ने किया, छोटा भाई बोला तो मां कसम, मतलब मम्मी से ही बोल रहे तुम्हारी कसम, मैंने तो करा ही नहीं, मैं तो था ही नहीं, तुम एक दूसरे के ऊपर क्या डाल रहे हो, ब्लेम। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में सर ब्लेम गेम चल रहा है, सर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या चीज लैकिंग है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। या ऐसा बोले, बताइए कौन सी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्या बोला मैंने वर्ड, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एक ही है, वो है कोऑर्डिनेशन बोलने का। तो इस तरीके से आप ना आइडेंटिफाई कर पाओगे और इजीली बेटा आंसर, अगर आंसर केस स्टडी बेस्ड में कोऑर्डिनेशन आया तो अकेला नहीं आएगा बेटा, वो अपने साथ इनको जरूर लाएगा, या तो नेचर को और या देखो उसके इंपॉर्टेंस को या नीड को, अकेला नहीं आएगा। पहला पार्ट में बोलेगा आइडेंटिफाई, तुमने बोला आंसर है कोऑर्डिनेशन, दूसरे में बोलेगा जो आपने ऊपर आइडेंटिफाई किया है उसके इंपॉर्टेंस लिखो या उसके नेचर लिखो। तो एक बार नेचर की बात करते हैं सर। चलो नेचर में पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा सर, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स। आप मुझे बताइए सर, बेसिकली इंटीग्रेट का मतलब होता है साथ में लाना। सर कोऑर्डिनेशन कर क्या रहा है, हमारे और आपके एफर्ट को साथ में ला रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, वही लिखा है सर। दूसरा क्या लिखा सर, यूनिटी ऑफ एक्शन। अरे यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता, और एक्शन मतलब हमारी और आपकी एक्टिविटीज। जब हमारा और आपका गोल एक है तो हमारी और आपकी एक्टिविटीज में क्या होनी चाहिए, यूनिटी होना। तो वो यूनिटी कौन इंश्योर करेगा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हैं और फंक्शंस को साथ में लाना अगर है और जो ला रहा है उसको भी क्या होना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। चलो सर परवेसिव है, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर आपको कोऑर्डिनेशन तो चाहिए ही पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। भाई कोऑर्डिनेशन किसी एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका ध्यान रखना पड़ेगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट। इसको भाई साहब आराम से पढ़ने का, कल को डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, एक्सप्लेन, कमेंट। तो एक बार पढ़ने का अंदर आराम से। बोलो मलिक, क्या यहां तक पढ़ा क्या, एक बार साथ में पढ़ लेते हैं। सर क्या लिखा, कॉपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू। सर वो बोलते हैं कि सर अगर कोऑर्डिनेशन हो लेकिन कॉपरेशन ना हो तो आपके एफर्ट क्या है सर, वेस्ट हो जाएंगे। मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसको वापस से मैं रिकॉल करवाता हूं। सर वो बोलते हैं, मान लो ऐसा बोलते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं। जो डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपका डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार, तो आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो वो सारी क्या है, वेस्ट है सर। अब उल्टा करके देखो, अब उल्टा करके देखो, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तो चलने को, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं ना वो साथ में चलने को तैयार नहीं है, तो भी कोई मतलब। देखो कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड टू डिससैटिस्फैक्शन अमंग दी। आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट में आपकी किसी से नहीं बनती है, या आपके डिपार्टमेंट के लोग बढ़िया नहीं एक दूसरे को कोऑपरेट, आप यहां ज्यादा काम करना चाहोगे या सोचोगे कि कब निकल जाएं, क्योंकि डिससैटिस्फैक्शन हाई लेवल पर होगा। आप बोलोगे नहीं यार ऐसी जगह काम करेंगे जहां एक दूसरे को लोग सुनते हो और समझते हो, वही लिखा सर। कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इज नॉट अ सेपरेट। इसलिए बेटा देखो कल को आप समझो इसको ऐसा, अगर कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए असर्शन रीजन में कि कोऑर्डिनेशन इज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द आंसर इज नो। अगर उसको सेपरेट फंक्शन बना देते तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन थोड़ी होते, फिर 6 हो जाते। वो बोलते हैं सर इस बात को आप समझो, सर जो कोऑर्डिनेशन है वो कोई सेपरेट अलग से फंक्शन,
अगर अलग से फंक्शन होता तो गिनती में जुड़ जाता 6th पॉइंट, और 6th पॉइंट कौन सा होता? कोऑर्डिनेशन। वो बोलते हैं सर इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन, इट इज अ फंक्शन विच इज इंक्लूडेड इन दी ऑल फंक्शंस। एक ऐसा फंक्शन है जो ऑलरेडी सब में थोड़ा थोड़ा है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वहां पर कोऑर्डिनेशन, तो अगर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन ना हो तो तुम फिर तो जिंदगी में कुछ भी सोचते रहो, कभी अचीव होगा क्या? तो फिर बात ही खत्म हो गई। इसीलिए इसको बिल्कुल भी सेपरेट फंक्शन ना समझा जाए। अरे बोलो अगला आइए सर। नीड, नेक्स्ट क्या है सर? इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं, नीड बोल सकते हैं। सबसे पहला ग्रोथ इन, अंदर पढ़ो जल्दी क्या लिखा। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे, तो वहां पर आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी ही। चलो अगला क्या लिखा सर? अगर देखो आप डिपार्टमेंट्स बनाते जाओगे बेटा, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ फंक्शंस बढ़ते हैं तो आप उनके क्या बना देते हो? डिपार्टमेंट्स। और जब डिपार्टमेंट बनेंगे तो एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तो काम करना, और साथ में कौन लाएगा? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन तो चाहिए सर। थर्ड देख लो सर, बोलो मलिक, डन क्या? पक्का? आगे आ जाते हैं सर। ये मैंने बेटा एक एग्जांपल दे रखा था फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन, जो है मुंबई डब्बा वाला। आप कभी भी समय मिले आप इनकी केस स्टडी जरूर पढ़िएगा। आप समझोगे कि अगर आप कॉपरेट करते हो, अगर आप कोऑर्डिनेट करते हो, तो आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। ये ब्रिलियंट एग्जांपल है, इसलिए मैंने बस आपके लिए अंडरस्टैंडिंग पर्पस से बेटा यहां पर डाल रखा है। मैंने आपको बताया भी था शायद कि मुंबई डब्बा वाला जो है इनको 6 सिग्मा अवार्ड दिया गया। 6 सिग्मा अवार्ड उनको दिया जाता है जो अपनी क्वालिटी में 99.99967% एक्यूरेट होते हैं। मतलब ऐसा मान लो कि अगर ये 10 लाख टिफिन डिलीवर करेंगे तो उसमें 3 गलती होने के चांसेस हैं। ये है 6 सिग्मा अवार्ड, ये इनको मिला है। ये इतना इकोनॉमिक तरीके से काम करते हैं। ये बेसिकली जो डब्बा वाला मुंबई में ना, टिफिन को डब्बा बोलते हैं। इनका डब्बा वाला मतलब सर्विस है कि आपके घर से आपका टिफिन आपके ऑफिस तक भेजेंगे। तब आप बोलोगे सर ऑफिस जाओगे तो साथ में ही ले जाओ। बेटा मुंबई का जो माहौल है वो ऑफिस इतने दूर होते हैं कि लोग को अगर 10 बजे पहुंचना है तो वो 6-7 बजे निकल जाते हैं। अब 6-7 बजे थोड़ी टिफिन बनेगा, तो टिफिन अपने टाइम पे बनता है। मुंबई जो डब्बा वाले हैं वो आपके घर से टिफिन पिक करते हैं और कहां पहुंचा देंगे? आपके ऑफिस में। ये उनकी सर्विस है, यही काम है। ये आपके घर से जब टिफिन उठाते हैं उसमें साइकिल का यूज करते हैं, तो एक तो वो सस्ता हो गया। दूसरा, ये जो टिफिन को एक जगह से, एक स्टेशन से या एक प्लेस से दूसरी जगह ले, वो लोकल ट्रेन से यूज करते हैं, तो भी वो क्या है? सस्ती है। तो इससे आपको जो सर्विस वो दे रहे हैं वो बहुत इकोनॉमिक रेट में आ जाती है। बोलो डन क्या? मैंने लिख रखा है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। इति श्री देवा खंडे, प्रथम अध्याय समाप्त। हमने टाइम लिया है 53 मिनट्स का। बोलो मालिक। क्या बोलती पब्लिक? हाँ सही है, मजा आ रहा? आएगा ही। चलो सर शुरू करें, इतना टाइम है नहीं अपने पास, गोल बहुत बड़ा है अपना। कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन है, टीम वर्क, ग्रुप एफर्ट्स, इंटीग्रेशन, सब चाहिए। चलो सर अगला चैप्टर का नाम क्या है सर? प्रिंसिपल्स ऑफ। अच्छा आप मुझे बताओ सर, बेसिकली देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए क्यों गए पहले वो समझने का। सर किसी भी मैनेजर को डे टू डे बेसिस पर क्या लेना है? डिसीजंस लेने हैं। अब डिसीजन जब वो लेगा तो कोई तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उसकी क्या करें? हेल्प करें। अरे बोलने का, कोई तो ऐसी चीजें हैं जो डिसीजन लेने में उसकी क्या करें? तो बेटा धीरे धीरे नीड समझ में आई कि यार कुछ तो ऐसे प्रिंसिपल्स हमें डेवलप करने पड़ेंगे जो मैनेजर की हेल्प करेंगे व्हाइल दे आर टेकिंग दी डिसीजंस। आप किसी रोड पर ट्रेवल कर रहे हो सर, जो साइड में बोर्ड लगे होते हैं ना इंस्ट्रक्शन वाले, वो आपको आपके डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो मानो या ना मानो वो अलग बात है, बट वो तो हेल्प कर रहे हैं ना, कि आगे अंधा मोड़ है
कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, तुम तुरंत गियर चढ़ा देते हो कि चौथे से पांचवे। अरे बोलेगा, ये मैं एग्जांपल तुम्हें इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हें सीख पाओ, समझ पाओ कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं ये रिकमेंडेशंस हैं, मानना नहीं मानना। क्या बात समझ में आ रही? अरे बोलेगा। आइए सर शुरू करते हैं एक और चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वैसे ही कुछ मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल डेवलप। चलो सर, सबसे पहला क्या लिखा सर, बताइए प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सर? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। गाइडलाइन का मतलब समझ गए? गाइडलाइन आर दी थिंग्स जो आपको गाइड कर रही हैं, अब मानना नहीं मानना। ओके सर, सो प्रिंसिपल्स इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी सर मैनेजर की कि हे मैनेजर, जब भी डिसीजन लोगे, हम कुछ आपको गाइडलाइन दे रहे हैं जो आपके डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। बोलने का ओके सर। सबसे पहले आ जाते हैं सर नेचर। मैनेजमेंट क्या है सर? जो प्रिंसिपल हैं वो क्या हैं? जनरल प्रोपोजिशंस हैं। मतलब ये किसी भी प्रॉब्लम का ऐसा रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड। अरे उन्होंने बोला आगे अंधा मोड़ है, धीरे चलिए, तुमने धीरे कर लिया तो क्या गारंटी होगी एक्सीडेंट नहीं होगा? अरे तुम पिए हो, उसका हिसाब कौन देगा? समझ पा रहे हो? तो दीज आर दी जनरल प्रोपोजिशंस, मतलब ये आपको गाइड कर रही हैं, आपकी हेल्प कर रही हैं, लेकिन कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड। ओके चलो सर डायरेक्ट आ जाते हैं सर उसके फीचर्स पर। फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 1 बोलो, यूनिवर्सल। अच्छा, वैलिडिटी लिखा कि एप्लीकेबिलिटी लिखा? एप्लीकेबिलिटी के मतलब दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी बिजनेस कर रहे हो, कहीं भी डिसीजन ले रहे हो, आप इनकी हेल्प, दीज आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल। अरे बोलने का अगला क्या लेगा सर? अब भी मैंने बता दिया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल, कभी भी किसी प्रॉब्लम का डायरेक्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशन। थर्ड क्या लेगा सर? तो यार सिंपल सी बात है, चाहे प्रिंसिपल साइंस के हो चाहे प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के हो, बनेंगे कैसे? प्रैक्टिस और, बिना प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के तो प्रिंसिपल डेवलप होने से रहे। नेक्स्ट क्या है बेटा? देख रहे हो बंदा कितना फ्लेक्सिबल है? हाँ तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, देख रहा है यश? अच्छा मैंने फ्लेक्सिबल बोला, यश अपने यहां दो हैं, सही वाला यश समझ गया कि किससे बोला जा रहा है मतलब। चलो फ्लेक्सिबल मतलब, अरे बोलेगा, अरे बोलो, फ्लेक्सिबल का मतलब कि सर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए गए बिल्कुल भी रिजिड, मतलब एज पर दी रिक्वायरमेंट, एज पर दी नीड, आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई, अरे बोलने का, अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना पॉसिबल। अरे बोलो पक्का? अरे सुनने का, जैसे इसको ऐसे समझो, कभी कभी आपने देखा होगा साइड में लिखा होगा आगे स्कूल है कृपया धीरे चलिए। अगर सुनने का, अगर ये फ्लेक्सिबल ना होता तो प्रॉब्लम क्या हो जाती? तुम रात को ट्रेवल कर रहे हो, रात के 2 बज रहे हैं, क्या लगता बच्चा स्कूल से तो नहीं निकल आएगा? क्योंकि अगर निकल आया, अगर बच्चा निकल आया ना गलती से भी, तो फिर तो तुम्हारी स्पीड, अरे समझ रहे हो ना, मुझे लगता है तुम आगे जाओगे ही नहीं, तुम बोलोगे यू टर्न। और सोच के देखो बच्चे की ड्रेस वाइट हो, आप समझ रहे हो, और तुम्हें लगा कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, और बच्चा बगल की सीट पे आके बैठ जाए, है अंकल दाढ़ी तो ठीक तला रहे हो आप। समझ पा रहे हो आप भावनाएं? अरे समझ पा रहे हो? फिर सीधा हनुमान चालीसा, गाना नहीं बजाना, क्योंकि गाने में तो तुम क्या प्रॉपर गा नहीं पाओगे, कांपते हुए गा नहीं पाते ना ऐसे, है ना, तो बजा देना अच्छा स्पीकर तेज करके। अब सुनने का, चलो मस्ती वाली बात हो गई, अब आगे सुनने का। अगर सर ये फ्लेक्सिबल ना होते और आप ऐसे टाइम पर ट्रेवल कर रहे हो जो स्कूल बंदी है, और अगर ये फ्लेक्सिबल ना होते तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट धीरे, आप समझ रहे हो,
इसलिए फ्लेक्सिबल है। आपने देखा सर अभी तो टाइम स्कूल का है ही नहीं, रास्ता बिल्कुल सुनसान है, तो अभी इतना धीरे करने की जरूरत, अरे क्या समझ पा रहे हो ना, ये फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड आप इसको क्या कर पा रहे हो, मॉडिफाई कर पा रहे हो। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। बोलेगा अगला क्या लिखा सर, बोलेगा अगला क्या लिखा सर, मेनली बिहेवियर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ, यार मैं बताऊं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए ही मैनेजर के लिए गए कि हे मैनेजर जब तुम डिसीजन लोगे इनकी हेल्प ले लेना, तो ये तुम्हारे एज अ मैनेजर तुम्हारे बिहेवियर को भी क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। नेक्स्ट क्या है सर, कॉज एंड, ये बढ़िया बात डाली गई सर पीओएम में, वो बोलते हैं सर अगर किसी सिचुएशन में आप कोई पीओएम अप्लाई करोगे तो उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ तो जरूर, अगर ये ना होता तो सोचकर देखो, इसको हटा के देखो 2 सेकंड के लिए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करके देख लो, अब पता नहीं कुछ हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अगला आदमी क्या बोलेगा, जब कुछ होना ही नहीं है तो मगजमारी क्यों करना। इसलिए बोलते हैं कि सर उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। एंड लास्ट क्या लिखा सर, क्या लिखा सर, चेंज एज पर दी, अब कंफ्यूजन तो नहीं है सर फ्लेक्सिबिलिटी में और कंटिजेंसी में। फ्लेक्सिबिलिटी क्या बोलता है, एक ही पीओएम को मॉडिफाई करना, अगर इस पीओएम में मुझे आधा चाहिए तो आधा तोड़ के अलग कर दो, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन एक की जगह पर दूसरा रिप्लेसमेंट इज कॉल्ड कंटिजेंसी। अरे बोलने का, यहां पर सर फीचर्स हो गए हैं खत्म, मेमोरी टेक्निक लिख रखी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस। देखो पढ़ते समय बैठे हो तो ऐसा पानी रखने का और पानी का सिप पीते जाने का, ठीक है, पानी का, और तुम चकना वकना लेके बैठ जाओ, क्या है फिर 2 पैक के बाद तो कुछ अलग ही समझ में आएगा, फिर तुम अलग लेवल पे निकल जाओगे। नहीं ये रियली में जब भी आप कोई ऐसा होता है ना लंबे ड्यूरेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो, घर पे भी बैठे हो, आप सिंपल सा एक एक्टिविटी करो कि आप पानी रख लो और छोटा छोटा सिप पीते जाओ, आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि थक रहे हो या नींद वींद जैसा, ठीक है। चले आओ सर, आइए सर, नेक्स्ट क्या लेगा सर, सिग्निफिकेंस ऑफ पीओएम। पहला क्या लेगा सर, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अडेरेंस, अडेरेंस का मतलब होता है फॉलो करना, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो बीइंग अ मैनेजर आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियस सी बात है सर, वही आपको यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है, आप अपनी पास्ट मिस्टेक से सीख सकते हो सर। अरे बोलने का, आप अपनी पास्ट मिस्टेक से, अगर आपको मान लो 2 बजे रात को स्टूडेंट मिल गया था तो अब आप सीख गए ना कि 2 बजे रात को जाने का यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अगला चलो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव। सर रिसोर्सेज दोनों बेटा, चाहे ह्यूमन हो या मटेरियल हो, हर कंपनी के पास रिसोर्सेज क्या है सर, और इस लिमिटेड रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के लिए पूरी इकोनॉमिक्स बना दी अपन ने। अरे बोलने का, तो सर रिसोर्सेज जब आपके पास देखो लिमिटेड हैं तो उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा, ये देखो यही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। अब सर आपके रिसोर्सेज को किस तरीके से ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाए, आप कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे ला सकते हो, इसमें भी आपकी कौन हेल्प करेगा सर, बोलेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो सर आप डिसीजन 2 तरीके से ले सकते हो, एक तो बाय ट्रायल और एरर मेथड, कि मुझे लगता है इस सिचुएशन में ऐसा कर देना और तुमने कर दिया। अब कल को हो सकता है वो सही भी निकले और हो सकता है अगर कल को गलत निकला तो आपके रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, तो अब यहां पर पीओएम आएगा कि नहीं नहीं तू अपने मन से मत कर, मेरी हेल्प के थ्रू तू डिसीजन ले, तेरा डिसीजन सही होगा और तू रिसोर्सेज को वेस्टेज करने से बच जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, बोलने का, अरे बोलने का, आगे बढ़े। अगला क्या लिखा सर, सर जो भी आप डिसीजंस लोगे किसकी हेल्प से, पीओएम की हेल्प से, वो कैसे होंगे सर, साइंटिफिक, क्योंकि प्रिंसिपल्स डेवलप ही किए गए बाय एक्सपेरिमेंटेशन। तो आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उनका नेचर कैसा है, साइंटिफिक, क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी,
तो इसलिए आपके डिसीजन कैसे हो जाएंगे सर? मतलब आप जो डिसीजन ले रहे हो ना, लॉजिकल ले रहे हो। अभी आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना बाकी है, कुछ ने ले लिया है, कुछ का बाकी है। उस डिसीजन का नाम है व्हाट आफ्टर 12th। मैं आपको बोल रहा हूं ना, दो कैटेगरी के बच्चे निकल कर आएंगे। पहले जो साइंटिफिक डिसीजन लेंगे, दूसरे जो डिसीजन लेंगे बाद में साइंस ढूंढेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बहुत सीरियस बात है। जब आप डिसीजन लेते हो तो आप सब कुछ एनालिसिस करते हो, एक्सेप्ट वन थिंग जो आप भूल जाते हो, वो है आपकी स्किल। जो कोर्स, जो सिलेबस आप चूज कर रहे हो, क्या वो आपके स्किल सेट पर फिट बैठता है या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम और आप भूल जाते हैं। केवल आपके पास नॉलेज है इसीलिए आप टीचर बन सकते हो, यह गलत है। क्या मेरी बात से एग्री कर रहे हो आप? आपके पास बहुत नॉलेज है, आपने बहुत किताबें पढ़ी हैं, तो आप टीचर बन जाओ, ऐसा सर नहीं बन सकते हो। टीचर बनने के लिए सबसे पहली स्किल क्या चाहिए सर? बोलेगा सबसे पहली स्किल क्या चाहिए? कम्युनिकेशन। मेरे को ज्ञान बहुत है, मैं बोल नहीं सकता हूं, लिख के बता सकता हूं। तो ऐसे टीचर अभी तक नहीं बने कि लिख लिख के ही बताते रहो, बोलना तो अगर आपके पास प्लेंटी ऑफ नॉलेज है तो आप टीचर बन जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। आपको स्किल सेट भी ढूंढनी, अगर आपके पास नॉलेज भी, आपके पास वो स्किल है जो एक टीचर बनने के लिए चाहिए, आप बन सकते हो सर, फिर कोई दिक्कत। अरे बोलेगा, और आप इस फिर प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर जाओगे। बोलो बात समझ में आ रही? ओके सर, आगे आ जाते हैं। तो साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट। अगर कल को आपका एनवायरमेंट जो कि डायनामिक है वो चेंज हुआ, तो क्या पीओएम को चेंज कर सकते हो क्या? अरे बोलेगा हाँ या ना? द आंसर इज हाँ, क्योंकि आपके प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल। उसमें क्या दी अपन ने? कंटेंजेंसी। तो आप एनवायरमेंट के चेंज के हिसाब से पीओएम को भी चेंज कर सकते हो, उनको मॉडिफाई कर सकते हो। अगला क्या लेगा सर? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आपकी हेल्प करेंगे, मैनेजमेंट में, ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो ये थे सर, बोलो सारे इंपॉर्टेंस किसके सर? पीओएम के। अब असली कहानी शुरू होती है सर। आपके सिलेबस में बोलो कितने लोगों की बात की गई है? पहले है सर टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट वाली बात, और दूसरा तो मतलब टोटल फ्योल ने कितने प्रिंसिपल लिखे थे? 14। टेलर ने कितने लिखे? 4। और टेक्निक कितनी लिख दी? 7। तो टोटल कितने हो गए? 11। और इधर हो गए बुल्ले का। अपन इनको पढ़ते हैं, इनको समझते हैं, उसके बाद लेंगे ब्रेक। तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ने का सर, उसके बाद अपन आराम से ब्रेक रखते हैं, कोई टेंशन? बोलो चलेगा? आओ सर। देखो ये टेलर की सारी बातें लिखी हुई हैं जिस पर मैं अभी फिलहाल चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो रेगुलर सेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं यहां चर्चा करता हूं सर, जो काम टेलर ने किया, जिसको अपन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, या इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला। मैं बोल रहा हूं ये पहले पर्सन है जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम का एक वर्ड लाए। अभी तक उनके पहले क्या चलता था? मैनेजमेंट। उन्होंने मैनेजमेंट में क्या जोड़ दिया? साइंस, और बन गया सर साइंटिफिक। सर साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या पता है? एग्जाम में आ गया, बच्चा लिख नहीं पाया क्योंकि बच्चा पढ़ के नहीं गया। बच्चे को लगता है ये थोड़ी आएगा सर, कुछ भी आ सकता है। तो देखो सर, पहले तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है ये समझो सर। ये रेड पढ़ने का सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू। सर मुझे एग्जैक्टली अगर ये पता है ना कि मुझे आपसे क्या चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मुझे पता है कि मैं आपसे क्या उम्मीद रख रहा हूं, मुझे आपसे क्या चाहिए, देखो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू, आप अपने वर्कर से क्या चाहते हैं, एंड सीइंग, और इस बात को देखना दैट दे डू इट, कि वो काम कर रहे हैं या इन दी बेस्ट एंड, केवल काम नहीं करना है, बेस्ट तरीके से करना और सबसे सस्ते तरीके से करना है। यही क्या कहलाता है सर? साइंटिफिक। अब सर देखो पूरे टेलर की कहानी जो है ना वो ये बात पर बेस्ड है कि टेलर ये बोलते हैं कि यार ऑर्गेनाइजेशन में आप जब भी डिसीजन लोगे ना, डिसीजन ट्रायल और एरर मेथड के हिसाब से मत लो, आप अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से डिसीजन। पर्सनल जजमेंट को क्या बोलते हैं? रूल ऑफ थंब। और वो रूल ऑफ थंब के अगेंस्ट थे, उनके हिसाब से डिसीजन मेकिंग ऑलवेज साइंटिफिक होनी। डिसीजन लेने से पहले पहले प्रॉब्लम क्या है उसको समझिए, प्रॉब्लम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उसको,
पूरा समझने के बाद डिसीजन लेना इज कॉल्ड साइंटिफिक। तुम्हें किसी ने बोला ये कोर्स कर लो, तुमने कहा चलो, ऐसा नहीं करने का। पहले उस कोर्स के बारे में पूरा एनालिसिस करने का, क्या डिफिकल्टी लेवल है, कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, पास होने के बाद क्या होगा, सारी चीजें सोचने, उसके बाद अगर डिसीजन लोगे, ये आपका डिसीजन लॉजिकल है, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक डिसीजन। अब अभी मैंने बोला ना, दो लोग होंगे, दो कैटेगरी के, एक कौन सा डिसीजन लेंगे साइंटिफिक, एक कौन सा लेंगे पर्सनल जजमेंट के हिसाब से। आप देखो बच्चे आप ऐसे पूछते हैं ना कि ये आपने क्यों कोर्स चूज किया, मुझे लगा सर कि ये करना चाहिए। लगा मतलब क्या होता है, पर्सनल रूल ऑफ थंब, और टेलर साहब उसके अगेंस्ट हैं। तो अब उनके जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए बेटा इसी सोच पर बनाए गए हैं। देखो उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ये ऐसे पर्सन है जिनका मानना है कि अगर आप किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने का आपको एक बेस्ट तरीका मिल ही, और आपको वो एक्टिविटी उस बेस्ट तरीके से करनी बोलने का। चलो पहला प्रिंसिपल क्या था उनका, साइंस नॉट रूल ऑफ। इतनी देर से उसी पे चर्चा कर रहे थे कि डिसीजन मेकिंग पर्सनल जजमेंट पर नहीं होनी, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग होनी, तो साइंस चाहिए, रूल ऑफ थंब। दूसरा हार्मनी नॉट, वो बोल रहा है मैनेजर जो है वो एक लिंक है ओनर और वर्कर के, तो मैनेजर अगर एक लिंक है तो वर्कर के बीच में या मैनेजमेंट के बीच में सर प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना। थर्ड क्या लिखा सर, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हमें सर आई की बात करना है कि वी की बात करना है, बोलने का सर क्या लिखा सर, देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ। देखो सर मैनेजमेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी वजह से लेबर है, लेबर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी वजह से कंपनी है, दोनों को ये लगना चाहिए कि एक दूसरे की वजह से हम हैं। बोलने का एक बोला जाता है ना, एम्प्लॉय को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा है, ऐसा कभी पॉसिबल भी हो ही नहीं सकता सर। ओके सर, कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय, तो सर वर्कर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कॉपरेशन होना। आज हमारा और आपका गोल क्या है सर, अलग है कि सेम है? तो हमारे और आपके बीच में कंपटीशन होना चाहिए कि कॉपरेशन होना चाहिए, जो आप कर रहे हो आज। कभी कभी काम की बात कितनी जल्दी बोल देता हूं मैं, तुम सुन, इसलिए तुम्हारा सीपीयू मेरे सीपीयू के बिल्कुल बराबर चलना चाहिए, काम की बात कब बोल के निकल जाऊं पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। अगला प्रिंसिपल क्या है सर, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड, पहला चैलेंज है याद ही कर लो। अरे बोल लेगा, पहला तो मालिक याद ही कर लो, वही बहुत है, अंदर का तो छोड़ ही देते हैं अभी। चलो एक बार और ट्राई करें, बोलो। कसम है तुम्हें अपने प्यार की, अगर तुम देख के बोल रहे हो तो। अच्छा मैंने कहा आपकी कसम खा रहे हैं हम, नहीं बच्चा बोल हर किसी को नहीं मिलता। चलो, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड, चलो सर अब ये प्रिंसिपल देखो बोल क्या रहा है, एक बार इसको सीखते हैं और समझते हैं। वो बोलते हैं सर किसी भी इंडस्ट्री की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है सर, अगर सर आपके वर्कर्स, अगर आपके लोग कॉम्पिटेंट हैं तो आपकी इंडस्ट्री बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी सर, कॉम्पिटेंट हो जाएगी। सर अगर काम करने वाले ही नालायक हैं, ओ सर इधर क्यों कर रहा हूं हाथ इधर, अगर काम करने वाले ही नालायक हैं सर तो इंडस्ट्री तो नालायक। तो मतलब सर इंडस्ट्री कैसी रहेगी ये किस बात पर डिपेंड करता है, आपके जो पर्सनल हैं, आपके जो लोग हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं। अरे बोलने का, इन शॉर्ट अगर मुझे इंडस्ट्री की कॉम्पिटेंसी बढ़ाना है तो मुझे कॉम्पिटेंट लोगों को रखना, बस वही बोल रहे सर। ईच पर्सन शुड बी, है सर अभी तक तो सिलेक्ट ही होता था, साइंटिफिकली क्या है सर, साइंटिफिकली का मतलब है कि आप ये समझो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के आदमी की जरूरत, सर उसी टाइप का रखने का।
अगर आपको लगता है कि मुझे एक ऐसा स्किल सेट वाला आदमी चाहिए जिसका प्रोडक्शन में एक्सेल हो, मास्टरी हो, तो सर आप वैसे आदमी को ढूंढो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसको वो नॉलेज हो, जो आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में है। इसको बोलते हैं सर साइंटिफिकली सिलेक्ट करना। और नॉलेज सर आपको डे टू डे बेसिस पर बढ़ाना भी है, उसके लिए समय समय पर उसको क्या दीजिए, ट्रेनिंग्स वगैरह भी दीजिए। वही लिखा है सर, देखो, अरे बोलने का। और सबसे बढ़िया पूरे बीएस में मैंने जितनी मेमोरी टेक्निक बनाई, सबसे बढ़िया यही लगती है मुझे। डियर सर हम क्या चाह रही हैं, डी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड, डियर सर एस फॉर साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डियर सर हम एच फॉर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और लास्ट कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बोलो डन क्या। बहुत बारी आपने घर परिवार में देखा होगा अपने फैमिली में कि आप माँ बाप से ऐसा बोलते हो कि मम्मी पापा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हैं, आप छोटे भाई को ज्यादा प्यार करते हो, हमारी इज्जत ही नहीं है। चलो, अब टेलर साहब थोड़े से डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब ऐसे हो गए कि 4 ही प्रिंसिपल बना पाए, तो उन्होंने करें क्या, तो हाँ इन्फीरियरिटी थोड़ा आ गए कि यार अगले ने 14 बना दिए, मैं 4 पे ही रुक गया, ऐसा कैसे। तो उन्होंने इस कमी को पूरा करने के लिए 7 टेक्निक दे दी, फिर तो उनको रोक लिया था, अब पता चले भाई रुकता ही नहीं। कैसी बात कर रहा है, अबे प्रिंसिपल लिखने को आएगा तो प्रिंसिपल ही लिखने का, टेक्निक क्यों लिखेगा। हाँ अगर देखो टेक्निक पूछेगा तो टेक्निक ही बोलेगा, लेकिन आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि अकाउंट के पेपर में सर बीएस लिखा है तो सिलेबस की, तो थोड़ी करने का। इतने क्यूट डाउट मत पूछो हैं। चलो, सबसे पहली टेक्निक का नाम क्या था सर, फंक्शनल फोरमैनशिप। सर फोरमैन कौन होता है, लोअर लेवल का हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन। इसको लेकर उन्होंने क्या बनाई सर, टेक्निक बनाई। टेक्निक का इसलिए नाम क्या रख दिया, फंक्शनल। कितने फोरमैन लिए थे, 8, 5 + 3, देखो मैथ्स भी पढ़ा रहा हूं, 5 + 3 कितने लिए, 8 को कितने कैटेगरी में बांटा, 4 इधर और 4 को डाला प्लानिंग में, 4 को डाला प्रोडक्शन में। अरे बोलने का। और क्योंकि ये हाईएस्ट डेजिग्नेशन वाले पर्सन थे तो इनको उन्होंने नाम भी दिए थे कुछ कुछ, ये नाम इसलिए याद कर लेना क्योंकि एक नंबर यहीं से आ जाएगा। हाँ कुछ कुछ तो नाम दिए थे, ये रहे देखो, ये हैं प्रोडक्शन वाले और ये प्लानिंग वाले और ये हैं प्रोडक्शन वाले। अब अगर आपको ऐसा चाहिए कि सर नहीं मेरे को 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, जो आना ही चाहिए लाना ही चाहिए, तो इनको याद करना, और याद ऐसे करना कि सर इनका काम क्या था, काम के साथ इनको याद करने का, तो ये 1 नंबर की कहानी बिल्कुल यहां से बन जाती है हर अटेम्प्ट के अंदर। बोलो आगे चले। तो पहली टेक्निक कौन सी थी सर, फंक्शनल फोरमैनशिप। दूसरी देखो बहुत सिंपल है सर, हर एक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो सेट करना, वो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करना इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सर कोई भी काम होगा तो इस मिनिमम स्टैंडर्ड पर ही किया, इससे नीचे जाकर आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म, वही होता है सर स्टैंडर्डाइजेशन। रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस। आप हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करोगे और जब भी वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी तो उस स्टैंडर्ड पर ही परफॉर्म की जाएगी। बोलने का, दिस कैन बी डन थ्रू। अब ये स्टैंडर्ड कैसे सेट करोगे सर, वर्क स्टडी करके, जिसमें टाइम आएगा, मोशन आएगा, फटीक आएगा और मेथड आएगा। और ये स्टैंडर्ड ही क्या है आपके लिए, अगर आप ये बेंचमार्क अचीव कर पा रहे हो इसका मतलब आप स्टैंडर्ड पर काम कर रहे हो। बोलने का, ओके सर। नेक्स्ट, मेथड स्टडी बहुत इजी है। वो बोलते हैं कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको उन बहुत सारे तरीकों में सबसे बेस्ट मेथड, बेस्ट तरीका फाइंड आउट करना है, वही बोलता है मेथड स्टडी। और सर वो बोलते हैं कि इवन फ्रॉम प्रिक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड, इस बीच में जितनी एक्टिविटीज आ रही ना, हर एक्टिविटी को
करने का बेस्ट तरीका ढूंढिए और बेस्ट तरीके से ही वो एक्टिविटी परफॉर्म करिए। ये बोलता है कौन सर? मेथड स्टडी। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। क्या बोलते हैं सर? ऐसे मोशन जो कि अनप्रोडक्टिव हैं, जिनसे आपको कोई बेनिफिट, ऐसे मोशंस को क्या करो? प्रोडक्शन की प्रोसेस से एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। आपकी एफिशिएंसी बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। मैंने एग्जांपल दिया था इफ यू रिमेंबर, वो जनरेटर वाला। अगला कौन सा सर? सर हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने का क्या बना दो? स्टैंडर्ड टाइम। आपको पेपर सॉल्व करने के लिए कितने घंटे मिलते हैं? वो स्टैंडर्ड टाइम है। अरे बोलने का, अब कोई वर्कर अगर उससे कम टाइम में काम कर रहा है या गिवन टाइम में स्टैंडर्ड टाइम में कर रहा है, मतलब वो एफिशिएंट है। और जिसको टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब एफिशिएंट। जो एफिशिएंट है उसको क्या दे सकते हो? बोनस वगैरह दे दो। जो इनएफिशिएंट है भाई उसको और ट्रेनिंग वगैरह दो, ताकि वो भी स्टैंडर्ड टाइम में काम। अरे अभी तुमको क्यों रिकमेंड किया जाता है कि भाई एग्जाम के पहले 1-2 पेपर लिखकर देखने का घड़ी लगा के, ताकि आपको ये पता चल जाए कि उस स्टैंडर्ड टाइम में आप पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या अगर अभी पता चल गया नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे? प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, स्पीड बढ़ाओगे, और मान लो एग्जाम हॉल में ही पता चला, नहीं फिर तो साल भर है ना, अगले साल आना। फिर सीबीएसई बोलेगा बैकग्राउंड से, ओ स्टूडेंट अगले साल आना है, और फिर वो ऐसा बोले अगले बरस तू जल्दी आ। चलो नेक्स्ट इज, चलो फटीग स्टडी क्या 2 बातें बोलता था। पहला, देखो सिंपल कहानी है, टेलर सिंपल बात बोलते हैं कि अगर कोई भी पर्सन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप काम रेगुलर बेसिस पर करोगे तो धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी जैसे आपकी होती जा रही है, तो बीच बीच में क्या करने का, ताकि वापस से एफिशिएंसी, लेकिन तुम्हारे केस में नहीं बढ़ती है। ये टेलर को कोई तो जाके बताए, हाँ ये टेलर को कोई बता नहीं पाया, और इससे पहले कि मेरे जैसे लोग बताते टेलर निकल लिए। तो अब ऐसा टेलर का अपना मानना है कि एक काम करो सर, हर एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट का क्या दे दो? ब्रेक। हर 2 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक। ये कौन बोल रहा है सर? ये बोलता है एक मेथड जिसका नाम है फटीग स्टडी। अरे बोलने का यही लिखा है सर। अब पता है क्या करते हैं वो? केस स्टडी में ये लाइन डाल देते हैं, और इस लाइन के थ्रू वो बोलते हैं बताइए कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करिए या टेक्निक को आइडेंटिफाई करिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, डिटरमाइन द अमाउंट, अमाउंट मतलब 20 मिनट, एंड फ्रीक्वेंसी कब कब देना है, तो हर 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद 10 मिनट, वैसा। अच्छा ऐसा, चलो नेक्स्ट इज, अरे अगला हो, नेक्स्ट कौन सा? डिफरेंशियल पीस का मतलब क्या था सर? यूनिट। हम अपने वर्कर्स को वेजेस कैसे देंगे? यूनिट वाइज। जो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम, और इससे एक और बेनिफिट होगा, जो ज्यादा कर रहा है मतलब वो एफिशिएंट है, और जो कम कर रहा है वो, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा स्किल्ड है, कौन सा अनस्किल्ड है। चलो इसके लिए पूरी पता है याद, मैंने पूरी कहानी सुनाई थी तुम्हें, वाह। चलो सर अब बात करते हैं सर, बोलो किस क्या, चलो नेक्स्ट। बस आ रहे हैं, ये 14 प्रिंसिपल खत्म करें उसके बाद फटीग स्टडी। चलो बहुत जल्दी हो जाएंगे, टेंशन मत लो। चलो सर, फ्योल ने कितने प्रिंसिपल डेवलप किए? सबसे पहला, डिवीजन ऑफ वर्क ऑलवेज लीड टू स्पेशलाइजेशन। सर सिंपल क्या बोलने का फ्योल के द्वारा, कि वर्क को क्या करो छोटे छोटे टास्क में, और जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन जिस टास्क के लिए लायक है उसको क्या करो? असाइन कर दो। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क ऑलवेज लीड किसको करता है सर? स्पेशलाइजेशन को। बोलने का डन। सेकंड बेटा, अथॉरिटी एंड, अथॉरिटी का मतलब, अरे बोलेगा राइट टू गिव ऑर्डर्स, ये अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द गिवन टास्क। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड, अथॉरिटी ज्यादा होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी तो मिसयूज होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगा अथॉरिटी कम होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी फुलफिल, तो दोनों में क्या रखने का? बैलेंस। थर्ड क्या था? चल सर, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उनके प्रति आपको ओबीडियंस रहना,
आपको उनको फॉलो करना। अगर आपके रूल जो डिसिप्लिन है बेसिकली अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर सर पेनल्टीज वगैरह भी लगाई। इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए बोलते जा रहा हूं सर, ये आपकी हेल्प करेंगे केस स्टडी को क्रैक करने में। सर थर्ड के बाद फोर्थ, यूनिटी ऑफ वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी। अगर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज, भाई किसका माने और किसका। तो ऑलवेज जो कमांड आ रही है, जो ऑर्डर आ रहा है, उसमें यूनिटी होनी। अरे बोलने का, अरे डन क्या, ये लाइन यहां ऐसे फिट कर दो और यहां फिट करो, देखना यहां से नहीं निकल जाए, ऐसे पकड़ के फिर फिट करो, ठीक है। सर डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी, डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी किससे रिलेटेड है सर, यूनिटी ऑफ, वेरी गुड, यूनिटी ऑफ। सर ऑल द यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स दी, हमारा और आपका गोल जब एक है तो हमारी डायरेक्शन भी सेम होनी। ये कौन बोलता है सर, वन हेड, उधर क्या था डुअल सबऑर्डिनेशन, इधर है वन हेड, याद रखना सर। हां ये मेरा फेवरेट है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू। जब भी आपको डिसाइड करना पड़े कि ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट या अपना बेनिफिट, तो ये तो तुम ऊपर से बोल रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट शुड ऑलवेज टेक प्रायोरिटी। पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने का, उसके बाद पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचने का। ये कौन बोल रहा है सर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू। चलो नेक्स्ट इज, इसको पढ़ने का तुम बहुत कंफ्यूज हो जाते हो केस स्टडी में। ओवरऑल पे एंड कॉम्पनसेशन शुड बी, सर जो भी आप एम्प्लॉय को रेम्युनरेशन दे रहे हो वो फेयर होना, लेकिन फेयर दोनों के साइड से होना चाहिए, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर का मतलब क्या हुआ, हाँ कि सर उसको मिनिमम इतना पैसा तो मिलना चाहिए कि बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको मेंटेन, और एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उसकी पेइंग कैपेसिटी में होना। अब एम्प्लॉय कल को बोले कि मैं तो रोल्स रॉयस में ही चलता हूं और कंपनी का टर्नओवर 15 लाख का है, तो फिर बोलेगा अच्छा चलो फिर बोलेगा चलो तो यहां ध्यान रखने का सर, फेयर जो है वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी, जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेट होता है विद द टॉप लेवल, उसको बोलते हैं। और अगर ये डिफरेंट लेवल में डिस्पर्स कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं सर। ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन 100% सेंट्रलाइज हो सकता है, ना एक समय के बाद आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना ही, तो इसको आपको प्रॉपर बैलेंस बना के चलना चाहिए। ऐसा कौन बोलता है, फेयोल। अगला, स्केलर चेन का लाइन क्या है सर, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू। एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे अथॉरिटी कम होती, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाओगे तो अथॉरिटी बढ़ती। तो इस लाइन ऑफ अथॉरिटी को ही क्या बोलते हैं, स्केलर चेन। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। याद आ रहा, फॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ा था हमने, आज भी पढ़ेंगे। तो सर उसी के लिए जो लाइन आप यूज कर रहे हो ना, लाइन मतलब टेलीफोन की लाइन की बात नहीं कर रहे, ऐसा हायरार्की की बात कर रहे हैं, करेक्ट। ओके नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब वो ऑर्डर नहीं, ऑर्डर 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 मतलब सीक्वेंस। पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी एट, चाहे लोग हो चाहे मटेरियल हो सर, सही जगह पर होना, उससे आपका टाइम बचेगा, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज, ओके मालिक, द प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ टुवर्ड्स दी, किसी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। याद आ रहा वो सीन, गलत किया देवसेना, जो ऐसा करे, वो जो भी डायलॉग था उसका, ऐसा उंगली नहीं काटते, काटते हैं। वाह कितना सही याद है, अभी आधा घंटे पहले क्या पढ़ाया था वो तो। चलो अगला, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। क्या बोलता सर कि जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है वो क्या होना चाहिए, कम होना। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो ये मेजर करता है कि आपके यहां लोग कितने टाइम के लिए बेसिकली रुक रहे हैं। अगर एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो ज्यादा है मतलब लोग आपके यहां
काम करते हैं और निकल जाते हैं। और अगर एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कम है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी बढ़ाना है इसका मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो को कम करना। अगला, वर्कर शुड बी इनकरेज, हमें वर्कर्स को इनकरेज करना किस चीज के लिए? टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू दी। आप सर वर्कर को ही कहीं ना कहीं इंकरेज करिए कि भाई अपने नए नए तरीके निकालो, आप अपने आप को कैसे और इंप्रूव कर सकते हो ये तरीका तुम खुद ढूंढो। तो इसको बोलते हैं सर इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप आप मेरे कहने पर मत लो, खुद लो सर। लास्ट बोलने का, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट और यूनिटी। हमें टीम वर्क को क्या करना है? प्रमोट करना है। यूनिटी को सर प्रमोट करना है, ये बोलता है सर लास्ट फंक्शन स्प्रेड डी। मेमोरी टेक्निक क्या है सर? चलो एक बार जल्दी बोलने का, एस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ई फॉर इक्विटी, ई फॉर स्प्रेड डी कॉप्स, ओ फॉर ऑर्डर, यू फॉर यूनिटी ऑफ कमांड ले लो, आर फॉर रेम्युनरेशन, डी फॉर डिसिप्लिन, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, यू फॉर वहां कमांड लिया था तो यहां एक्शन ले लो, आई फॉर इनिशिएटिव्स, एस फॉर स्केलर चेन, सी फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और एक और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू। तो भैया यहां पर चैप्टर नंबर 2 भी हो गया है। अब आप देखोगे इसकी एक कंपैरेटिव टेबल बनी है बेटा, इसको इसलिए पढ़ लेने का क्योंकि बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ लिए जाते हैं रिलेटिंग टू द कंपैरिजन ऑफ टेलर एंड फ्योल, कि फ्योल ने किसके लिए बनाया, टेलर ने किसके लिए बनाया। जैसे आप देखोगे ना, देखो फ्योल का कहां पर फोकस था? टॉप लेवल पर, जबकि देखो टेलर का कहां पर था सर? लोअर लेवल। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं हमें वहां पता ही नहीं रहता क्या रे, तो मैंने कभी सोचा ही, तो अब सोच लेने का। तो ये कंपैरेटिव टेबल है, एक बार जल्दी से इसको रीड करिए। आप देखोगे फ्योल यूनिटी ऑफ कमांड के बहुत फेवर में थे, बहुत स्ट्रांगली, जबकि भाई को जरूरत ही फील नहीं होती थी। देखो अच्छा, दो लोग अगर एक काम करें तो तुम्हें लगता है दोनों सेम बेंच पर हो सकते हैं? अलग ही अलग वार है, उसकी छोड़ मेरी सुन। वैसा चलो एप्लीकेबिलिटी, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ये स्पेशलाइज सिचुएशन में सर। बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है सर? पर्सनल। इनका क्या है सर? फोकस क्या है सर? इंप्रूविंग। जबकि इधर क्या है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। ये क्या थे सर? ये क्या थे सर? इधर देखो, इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया था, इन्होंने साइंटिफिक। यहां पर सर 2 चैप्टर आपके हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है मालिक, टाइम कितना हो गया सर? आई थिंक 2:20 हो रहे हैं, तो कितने मिनट का ब्रेक? अच्छा, तो अपन मिलते हैं 2:40 पे आफ्टर द ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स। ठीक है।